परिचित हूँ। बहुत ही सामयिक मुद्दे जो बड़े बड़े कानूनविदों को भी पता नहीं होता, और ऐसे मुद्दों को लाते हैं और जनता और प्रशासन, जनता के अधिकार और प्रशासन के दायित्वों से निरंतर अवगत करवाते रहते हैं। इनका जो भी आलेख है, वो आलेख, उसका हर शब्द अपने आप में एक गूढ़ता रखता है। मैं इनके सानिध्य में रहा हूँ, मेरा सौभाग्य है। इतने विद्वान व्यक्ति यहाँ पधारे हैं, इनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ पे जो मेहमान मेड़ता और आसपास के क्षेत्रों से विद्वान पत्रकारगण जो पधारे हैं, उनका अभिनंदन करता हूँ। और आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके कार्यक्रम में आ सकूं, आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। शीघ्र ही मिलेंगे और काफ़ी चर्चाएं करेंगे। अभी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरे को एक इसमें जाना है। थैंक यू आप लोगों ने। सर के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा कि आप आए, बाहर आई, आपके यहाँ आने से खुशियाँ हजार छाई। प्रीत रीत से वंदन। एसडीएम साहब, आपका हम सभी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है, और ऐसे माहौल में तालियां वही बजा सकता है जिनके बाजुओं में दम होता है। बात करें तो ईमानदार होना बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन इस बुरे वक्त में ईमानदार सिद्ध करना बहुत मुश्किल है, खास तौर पत्रकारों के लिए। कितने भी ईमानदार हो जाएं पत्रकार, छापेंगे तो उन पर आरोप आएगा कि पैसा लिया, छापा। नहीं छापेंगे तो कहेंगे कि पैसा नहीं मिला, इसलिए छापा। तो दोस्तों, इस बुरे समय में जब आदमी संवेदनशील नहीं रहा, इलाके संवेदनशील हो गए। आप देखिए कि आज ये इलाका संवेदनशील, आज वो इलाका संवेदनशील। परेशानी ये है कि आदमी की संवेदनाओं को सांप डस गया है। राजनेता हमसे उम्मीद करते हैं कि जो हम कहें वो सच है, वही छापें। हम कहते हैं कि जो आप करते हो वो हम छापेंगे, तो वो आपके दुश्मन हैं। मैं सच कह रहा हूं कि ग्रामीण पत्रकारिता और शहरी पत्रकारिता में बहुत 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 अंतर है। हमारे शहर की पत्रकारिता में पीछे चैनल है, पीछे प्रिंट मीडिया का ऑफिस है, पत्रकार हैं, राजनेताओं के हमारे समझौते हैं, प्रशासन की हमारी अंदर खाने से जो मिलावट होती है वो है। गांव के पत्रकारों की कोई स्थिति नहीं है। एक मोबाइल, एक नोटबुक, एक पेन, कितने जोखिम से पत्रकार चल रहा है ग्राम का। परेशानी ये भी है कि जियो तो जिंदगी खराब, मरो तो मिट्टी खराब। सोचो तो दिमाग खराब, ना सोचो तो काम खराब। बोलो तो जुबान खराब, ना बोलो तो ईमान खराब। इस बुरे समय में पत्रकारिता करना, तो कह रहे थे ना कि कांटों का ताज है। मैं कांटों का ताज नहीं मानता, क्योंकि कांटों का ताज होता ही नहीं है। ताज तो फूलों का ही होता है, रास्ते होते हैं कांटों पर चलने के, जूतियां होती हैं जो घिसनी पड़ती हैं, जो हम घिसते रहे। 50 साल के लंबे अनुभव के अंदर आपकी और मेरी पत्रकारिता में बहुत अंतर रहा। मित्रों, बहुत अच्छे पत्रकार हैं। मैं जिस परिवार में जन्मा, वो परिवार इतना संपन्न था कि उसमें पत्रकारिता जैसी बात सोचना ही मुश्किल हुआ करता था। फादर एडिशनल एसपी थे, दादाजी मजिस्ट्रेट थे, चांदी की चम्मचों में हमने खीरें खाई। आज मेरा बेटा नासा के अंदर साइंटिस्ट है। हम एक अलग किस्म के पत्रकार रहे और आप एक अलग किस्म के पत्रकार।
असली पत्रकार आप हैं। मैं आपको नमन करता हूं, जो बिना सुरक्षा कवच के, बिना किसी समर्थन के, बिना किसी नैतिक मूल्यों के दबाव में आकर आप कैसी पत्रकारिता कर रहे हैं। निश्चित रूप से पत्रकारिता आपकी है। जहां तक सच बोलने का सवाल है, सच बोलना बहुत मुश्किल तो नहीं होता, लेकिन बहुत आसान नहीं होता है। ब्लैकमेल कांड अजमेर में हुआ, मैंने उसको खुलासा किया, मुझ पर हमला हुआ, जान से मारकर मुझे लोग पटक गए, पता नहीं कैसे कहां जान अटकी हुई थी पत्रकारिता में कि फिर जिंदा हो गया। फिर उन लोगों के खिलाफ लड़ा और उन लोगों को जेल के सीक चौक तक पहुंचाया। ये लड़ाई मामूली नहीं होती है। मैं अच्छे घर से हूं इसका मतलब अच्छा पत्रकार नहीं हूं, ये हो नहीं सकता, क्योंकि हमने वो भी लड़ाइयां लड़ी हैं जो पिताजी के खिलाफ लड़ी हैं। मैं जब न्याय में पत्रकार हुआ करता था और फादर मेरे एडिशनल एसपी अजमेर थे, उस समय स्टूडेंट की स्ट्राइक के अंदर जब पत्रकारिता चल रही थी मेरी, मैं न्याय में अखबार में काम करता था, और जब पीछे आगे आगे उनकी जीप चल रही थी और पीछे पीछे मैं माइक लेकर स्टूडेंट लीडर्स की तरफ से बात कर रहा था, तो मेरे फादर ने मुझे देख के एकदम से जीप को मोड़ लिया और उसे मेरे सिपाहियों से कहा इसको पकड़ लो थाने के अंदर, बाद में करूंगा इसकी धुनाई उनाई जो भी कुछ करना। और मैं उनसे कह रहा था कि मेरे थानेदार अपने एसपी साहब से निवेदन है कि वो अपना यहाँ से हट जाए, वरना अच्छा नहीं होगा। वो पत्रकारिता का एक जज्बा होता है, किया होता है, जो कुनबुलाता है। वो अमीरों में भी होता है, गरीबों में भी होता है। आप अपने हकों की लड़ाई के लिए जब लड़ने लगते हैं तो आप पत्रकार हो जाते हैं। आजकल पत्रकार नहीं है। पत्रकारिता का दौर पूछ रहे थे कि कौन आपके भाई साहब आपने बहुत अच्छी बात की पत्रकारिता, पर वो पत्रकारिता अब क्या है? जिसके पास ये एंड्रॉइड मोबाइल है वो पत्रकार है। कहीं भी आप जा रहे हैं, अचानक एक्सीडेंट हुआ, मर्डर हुआ, लगा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वो पत्रकार है। आपसे बेहतर पत्रकार है वो सीसीटीवी कैमरे। वो देख लेते हैं घटना को देखने के बाद में पहुंचा देते हैं सीधी सीधी अखबारों के दफ्तर में, मीडिया में पहुंच जाती है, दिखा देते हैं कि ये देखिए साहब लूटते हुए ये दृश्य देखिए। आप तो लिखेंगे कि लूटा गया, वो तो कहेंगे लूट लिया गया, ये देख लो। कौन पढ़ता है प्रिंट मीडिया? आने वाला समय इस प्रिंट मीडिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अब आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी जब भाई साहब आप बोल रहे थे तो मेरे जहन के अंदर आ रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इनको तो पता तक नहीं होगा गांव में ये क्या। हमारी पत्रकारिता किस दौर में पहुंच गई है? मैं भी बात कर रहा हूं या आप में से कोई भी अगर बात कर रहा है, मैं मेरे इस एंड्रॉइड मोबाइल में जो एआई से जुड़ा हुआ है, मैं आपकी शक्ल लूंगा, विधानसभा में आपकी शक्ल लूंगा, आपकी आवाज लूंगा और आपकी शक्ल और आवाज में वो सब कुछ कहलवा दूंगा जो मैं कहना चाहता हूं। आपने कहा ही नहीं, आप थे ही नहीं। आप देख रहे होंगे कि जब अपने मोबाइल पर, जब सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे तो मोदी जी डांस कर रहे हैं, मोदी जी गाना गा रहे हैं, मतलब और दूसरे राजनेताओं का जो हाल हो रखा है वो सब एआई है। वो नहीं डांस कर रहे, वो नहीं नाचते, वो नहीं बोल रहे, वो ऐसी कोई लड़ाई नहीं लड़वाना चाहते जो समाज में हो रही है। हम उनके मुंह से सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ा तबका इसी काम पर लगा हुआ है जो यहाँ की मतलब जहर घोल रहा है। समाज के अंदर जहर घोलने का काम जो पिछले 20 सालों में हुआ है और अविश्वास जिस तरीके से पैदा हुआ है, मैं सच कहता हूं कि पत्रकारिता के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है कि जो सांप्रदायिक सद्भावों को तोड़ने वाला काम किया जा रहा है, चाहे वो इस तरफ से हो रहा हो, चाहे वो उस तरफ से हो रहा हो, चाहे वो उसका रंग भगवा हो, चाहे उसका रंग हरा हो, कोई भी अगर तोड़ने वाली बात करी जा रही है तो ये हमारे समाज को तोड़ने का और समाज को विक्टिम करने का जो काम है, उससे पत्रकारों को बचना पड़ेगा। हमें हमारे लिबास को उतारना पड़ेगा, हमें हमारे लिबास को उन रंगों से दूर रखना पड़ेगा जो समाज की हित में बयान नहीं देते। इंसानियत के हक में जो बयान होंगे वही हमारी भाषा होनी चाहिए, वही हमारी पत्रकारिता है। मैं ये चाहता हूँ, बेगाना से जो अध्यक्ष हैं हमारे पत्रकार साथी, अब आप कभी भी, आपके यहाँ जो कह रहे थे कि हम कार्यक्रम करेंगे, मैं कहता हूँ आप एक दिन का ही कार्यक्रम करें या 2 दिन का कार्यक्रम करें, पर मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वर्कशॉप करें। सम्मेलन करने से कुछ नहीं होगा। हम आएंगे, नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे, चले जाएंगे, भाषण दे देंगे, 4 साफे पहना दिया। आज मैंने देखा कि अपने असली जो कार्यक्रम हुआ है वो अब हो रहा है। 3 लोगों ने बोला तो वो असली कार्यक्रम, बाकी तो कार्यक्रम था ही ना, वो तो होता ही है।
जो आएंगे, जो भामाशाह हैं, उन्होंने पैसे दिए हैं, वो उनके मुकुट पहनाए जाएंगे उनको। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि आप इन सब चीजों के बंधनों से दूर हो जाएं। कोई ऐसी स्थिति नहीं है, और जो भी भामाशाह हैं जो आपको मदद करेंगे इस कार्यक्रम के लिए, वो ऐसे भामाशाह नहीं है जो साफे पहनने के मोहताज हो। वो नहीं पहनना चाहते साफा, वो आपके क्रिएटिव काम चाहते हैं, क्योंकि वो पत्रकारों को मदद कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि वो जानते हैं कि ये पत्रकार बहुत अच्छा है। बड़े से बड़ा अगर सम्मान होगा तो पत्रकारों को इसलिए होगा कि वो जानते हैं कि ये पत्रकार ईमानदार पत्रकार है, इसकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं किया जा सकता। और ये कभी ऐसा नहीं होगा कि इनको हमने 20,000 रुपए टेंट के दिए तो ये 20,000 रुपए की अपनी न्यूज रुकवाएगा या न्यूज लगवाएगा। वो उम्मीद ही नहीं करेंगे, वो जानते हैं कि ये पत्रकार वैसा है ही नहीं। तो ऐसे पत्रकार जब हैं तो आप वर्कशॉप कीजिए, जिसके अंदर सीनियर जर्नलिस्ट जो हो, जो अच्छे पढ़े लिखे, आज मैं 4 विषयों में मैं हूँ, PhD हूँ। तो ये पत्रकारिता में 5 साल हॉलैंड में रहा, 3 साल मॉरिशस रहा, मैंने पत्रकारिता की, विदेशों में भी पत्रकारिता। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि वहां पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता वहां है जो रियावाड़ी में होती है, जो डेगाना में होती है। ये पत्रकारिता है। पूर्ण जी जो पत्रकारिता कर रहे हैं, गोपाल टांक जो पत्रकारिता कर रहे हैं, ये लोग पत्रकार हैं जिन्होंने पत्रकारिता को बहुत नजदीक से देखा। अभी आप ताजुब करेंगे कि मंत्री महोदय का फोन आ रहा है, जिनसे मैंने ये कहा कि आप मुझे राजस्थान के जितने पत्रकार हैं उनकी एक सूची दे दीजिए, क्योंकि मैंने पिछली बार मेरे जो रिजॉर्ट पर पुष्कर के अंदर, होकरा के अंदर सम्मेलन करवाया था पत्रकारों का। नागौर से बहुत सारे लोग आए थे और अभी मिले भी मुझे सारे लोग बाग। तो 400 पत्रकार मैंने वहाँ इकट्ठे किए थे। अभी मैं 1000 पत्रकार इकट्ठे करके अजमेर के अंदर एक वो कर रहा हूँ सम्मेलन, जिसमें देश के पत्रकार जिसको आप रवीश हो, दुबे हो, जितने भी आप टीवी पर देखते हैं, वो सारे के सारे आपको सिखाएंगे पत्रकारिता क्या होती है, उन्होंने पत्रकारिता में क्या किया। वो आपके सेशन लेंगे। एक भी सेशन ये नहीं होगा कि इनका स्वागत हो रहा है, इनको साफे पहनाए जा रहे हैं। पहले सेशन से ही शुरू होगा कि आज रवीश जो है वो आपको ये 1 घंटे का ट्रेनिंग देगा। ऐसे 3 सत्र होंगे, 3 बड़े बड़े पत्रकार एक दिन में देंगे। 3 दिन तक हम वहीं रुकेंगे, वहीं खाएंगे पिएंगे, मस्ती, रात में सम्मेलन करेंगे, सांस्कृतिक संध्याएं होंगी, लेकिन सीखने को मिलेगा। हम सीखना नहीं चाहते, हम पत्रकार रातों रात बन जाना चाहते हैं। और आज मैं माफी चाहूंगा यूट्यूब चैनल वाले जो दोस्त हैं मेरे, मैं खुद एक चैनल चलाता हूँ बात आज की, जो अजमेर से निकलता है, लेकिन वो यूट्यूब चैनल नहीं है, वो बाकायदा रेडियंट उसके ऊपर 18 जिलों के अंदर दिखाया जाता है। तो वो एक अलग किस्म से। और मैं वहां पर भी कोई न्यूज इकट्ठी नहीं करता, मुद्दों पर बात करने वाली बात कीजिए। समाज कहां से टूट रहा है, कहां से टूट सकता है, पत्रकारों के खतरे कहां हैं। आए दिन पत्रकारों को मारपीट करके पटक दिया जाता है। जरा सा आप बोल तो दीजिए, जुबान तो आपने इशारों से भी अगर कह दिया कि आज रियावाड़ी के अंदर मौसम बहुत खराब है और तहसील के पास में कुछ ऐसे बादल देखे गए जो गरज रहे थे, भाई साहब तहसीलदार साहब का दूसरे दिन अच्छा मेरे खिलाफ, मतलब आप ये देखिएगा कि इशारों से भी अगर आप बात करेंगे तो आपको वो व्यक्तिगत खतरा हो जाएगा। उनको लगने लगता है कि ये मारेगा, अभी तो ये बादलों की बात कर रहा है, कल फिर ओलों की बात करेगा और फिर देखना ये जमीन पर मारेगा, तो उसको पहले ही निपटा दो। तो ये स्थितियां जब होती है ना, तो पत्रकार, तो हम लोगों को जब तक हम संगठित नहीं होंगे, जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। और कैसा बुरा वक्त आने वाला है, अंतिम उसके अंदर मैं बोलना चाहूंगा, एक गजल है मेरी, वो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि सबसे पहले दोस्तों कातिल बचाया जाएगा, कि सबसे पहले दोस्तों कातिल बचाया जाएगा और सीख चौ में फिर कोई निर्दोष लाया जाएगा, कि सीख चौ में फिर कोई निर्दोष लाया जाएगा। और आप सरसों के नहीं है खेत कहते जाइए, आप सरसों के नहीं है खेत कहते जाइए, आपको लेकिन हथेली पर उगाया जाएगा। और फैसला तो लिख दिया है पहले ही मिलॉर्ड ने, फैसला तो लिख दिया है पहले ही मिलॉर्ड ने, अब तो वो केवल अदालत में सुनाया जाएगा, अब तो वो केवल अदालत में सुनाया जाएगा। और पहले उसकी मौत के मुद्दे उठाए जाएंगे, पहले उसकी मौत के मुद्दे उठाए जाएंगे और बाद में जाकर कहीं मुर्दा उठाया जाएगा।
पहले उसकी मौत के मुद्दे उठाए जाएंगे, बाद में जाकर कहीं मुर्दा उठाया जाएगा। और नींद की गोली खिलाने के लिए ही दोस्तों, नींद की गोली खिलाने के लिए ही दोस्तों आप घर सोते भी होंगे तो जगाया जाएगा। नींद की गोली खिलाने के लिए ही दोस्तों आप घर सोते भी होंगे तो जगाया जाएगा। और एक और है कि इस तरह से घर अंधेरे संगठित होते रहे, इस तरह से घर अंधेरे संगठित होते रहे तो रोशनी को मुल्क में नंगा नचाया जाएगा। इस तरह से घर अंधेरे संगठित होते रहे। तो ये खतरे जो आने वाले हैं वो आपको मैंने बताए। मैं चाहूंगा कि कभी फिर मिलना हो और हम एक दूसरे के पास बैठें, उठें, बात करें दिन भर, और ये दौर चले कि हम एक दूसरे से अनुभव साझा करें। यहाँ हर आदमी अपनी प्रॉब्लम से ग्रस्त है, तो मैं ये चाहूँगा खास तौर से आपसे